ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुंजय गौरव। और आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन नवंबर टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए पूरा आपको 30 आवर्स में सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग का पूरा फुल रिवीजन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सीए रवि अग्रवाल सर का जो सीए मिशन टारगेट है कि सारे बच्चों को सीए फाउंडेशन आइदर वो ट्यूशंस ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपने क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सके हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉकडाउन होने की वजह से फिजिकली भी क्लासरूम में आना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने ये टारगेट लिया है पूरा। और मैं आपको सिलेबस कवर करके दूंगा 30 आवर्स के क्लास में। आपका इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सारे स्टूडेंट्स लोगों के पास ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, तो आप लोग इस पूरे स्टडी मटेरियल को हम लोग फॉलो करते हुए पूरे सिलेबस को 30 आवर्स के 25 आवर्स टू 30 आवर्स के बीच में हम लोग पूरा क्लासेस कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को अपने स्टडी मटेरियल का पूरा 1 बाय 1 चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मतलब मैं इस चीज को पूरे चैप्टर 1 से आप लोगों को कराऊंगा। जो आपका चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 जो आपका है अकाउंटिंग का बुक का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल 1 है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 से बिगिन करेंगे। चैप्टर 1 आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, आपको पता है। और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है आपके लिए कंसेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑब्वियसली ये आप लोग अपने क्लास 11-12 में पढ़े भी होंगे, बट फिर भी इस चीज को जो इम्पोर्टेंट और हर सभी चैप्टर्स के लास्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीजें मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हुए अपना और आगे आते हैं। इसमें पहला नंबर, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को जरूर से फॉलो करेंगे। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को जो ICAI ने आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसको आप निकाल लेंगे जब ये क्लास रिवाइज कर रहे होंगे। तो मैं सभी जहाँ पे मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका पेज नंबर भी मैं बोलते हुए चलूंगा। पेज नंबर आप फॉलो कीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। सबसे पहले हम आते हैं इसमें, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें हम आते हैं। और सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आप लोगों को बताता हूँ कि अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। वैसे तो आपको ये बात बहुत पहले से जानकारी है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं उन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ताकि हम जो भी फाइनेंशियल यूजर्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फाइनेंशियल बुक ऑफ अकाउंट्स के जो इंड यूजर्स हैं उन लोगों तक हम सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। अब ये इंड यूजर्स कौन होते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो और जो आपका यहाँ पर एक बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आपका पेज नंबर 1.3 पे आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे। ये कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन 1961। ये डेफिनेशन आपको पढ़ना चाहिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ द मनी transactions and event which are in parts of list of a financial character or interpreting the result thereof। जो फाइनेंशियल सारे ट्रांजैक्शंस है उसके रिकॉर्ड को यहाँ पर उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ताकि हम इंड यूजर्स तक सारे डेटा को पहुंचा सकें। उसके बाद से अब आप लोगों का प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है। प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को जो हम लोग पेज नंबर 1.4 पे आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, वहां पर आप देखिएगा। इसको ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड देन आफ्टर एक है आपका यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इवेंट होते हैं हमारे बिजनेस में, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, देन आफ्टर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि समराइज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें इसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा हमें प्रिपेयर करने में हेल्प मिलता है। देन आफ्टर इस जो भी रिजल्ट हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चीजों को हम क्लासिफाई करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं। इसके बाद इसके एनालिसिस की जाती है। ये एनालिसिस करते हैं हम, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं इसके लिए। फिर इसको जो एंड यूजर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है इस रिजल्ट को। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो अगला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, वो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 1.7 नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अगर अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.7 को फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिखा गया है। मतलब हम जो अकाउंटिंग करते हैं,
ये पूरे बिजनेस का अपना अकाउंटिंग करते हैं, तो इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आप लोग सीए बन रहे हो ना, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स कर रहे हो, तो आपका भी कोई इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स होगा अपने लाइफ में। वैसे ही सिमिलरली जो हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, ये हम समझना बहुत जरूरी है। इसमें पहला है आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। अगर हमारा बिजनेस है, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, और हम अपने बिजनेस में कब किससे हम क्या गुड्स परचेज कर रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कब गुड्स बनाने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम किस पार्टी को कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, किसको हम कैश में सेल कर रहे हैं, किसको क्रेडिट में सेल्स कर रहे हैं, ये सब चीजों को अगर हम सिस्टमैटिक मैनर में अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा बिजनेस खाई में जाके गिर जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, अपने बिजनेस को एक अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें करना बहुत जरूरी है। ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का, जिसके लिए हम बुक कीपिंग करते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस हुआ उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इससे जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होता है इससे हम रिजल्ट फाइंड करते हैं कि इससे क्या हमारे बिजनेस को रिजल्ट मिला। मतलब हमारे रिजल्ट मिलने का मतलब यहाँ पर हम बिजनेस की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस को इस पार्टिकुलर किसी ईयर में हमें हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये बात की हम जानकारी कर पाते हैं। देन आफ्टर इससे अगर हमारे बिजनेस को कुछ लॉस हो रहा है वगैरह, तो हम बिजनेस में स्ट्रेटेजी बना करके फिर से अपने अकाउंटिंग के तरीकों को चेंज करके हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा था हमारे बिजनेस का, इस बार हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, हमारे फील्ड में, हमारे इंडस्ट्री में एंगेज हमारे जो कंपटीटर है उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस को हम जान सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव्स आपका लिखा हुआ है, आप अपने स्टडी मटेरियल के 1.7 नंबर पेज को फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर है आपका प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग यूजर्स जो होते हैं, अब अकाउंटिंग यूजर्स यहाँ पर कौन कौन लोग होते हैं, इन सभी लोगों को बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हु आर द अकाउंटिंग यूजर्स। तो इन सभी अकाउंटिंग यूजर्स तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हम अपने बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग वाला पॉइंट है, इसको आपको काफी केयरफुली पढ़ना चाहिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पेज नंबर 1.8 अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.8 पे चले आना है। इस 1.8 नंबर पॉइंट जो है, यहाँ पर लिखा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। और बहुत सिंपल तरीके से अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, बहुत सही तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। मेजरमेंट करने के लिए अकाउंटिंग मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट द करंट फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर हम लोग अपने बिजनेस का सिस्टमैटिक तरीके से सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, तो इससे हम अपने बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंसेस, मतलब हमारे पिछले साल में, उसके पहले के ईयर में हमारे बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस था और अभी हमारी क्या परफॉर्मेंस रेटिंग है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। करंट ईयर में हमारी क्या परफॉर्मेंस रेटिंग है, इसको हम मेजर कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो। दूसरा अकाउंटिंग का वर्क है फोरकास्टिंग करना। ये एक लाइन में इसको भी एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, अकाउंटिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारा कैसा हो सकता है अगर हम फ्यूचर में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने सीए का कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो कोर्स ज्वाइन किए हो, आप कैसे ज्वाइन कर लिए, सारे आपके तो फ्रेंड लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हम ये कोर्स हमारे लिए नहीं बना है। आप लोगों को लगा कि नहीं, हम पढ़ने में अच्छा, हमने रिजल्ट अच्छा किया है, हम अच्छा पढ़ सकते हैं, मेहनती है, तभी आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया। सिमिलरली अगर हम अकाउंटिंग बेटर करते हैं, आज हमारी अकाउंटिंग बेहतर हुई है, पिछले 2 साल से हमारी अकाउंटिंग अच्छी है, तब हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अपना मेरा फ्यूचर में बिजनेस किस पोजीशन तक पहुंच सकता है, इस चीज को हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम डिसीजन मेकिंग में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। ओके, इससे हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, अपने कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फिफ्थ जो अकाउंटिंग का फंक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि हम कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन कर सकते हैं। व्हाट इज कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन? अकाउंटिंग assess performance achieved in the relation to target and discloses the information regarding the accounting policies and contingent liability which play an important role in the predicting, comparing and evaluating the all financial results।
मतलब है कि अकाउंटिंग के प्रॉपर मेंटेनिंग से हमारी क्या कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकती है, हमारी क्या फ्यूचर में अर्निंग हो सकती है, इस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, इवेलुएशन कर सकते हैं इसकी। देन आफ्टर हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के जो वीकनेस है उसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशंस। अकाउंटिंग अगर हम करते हैं, अकाउंटिंग का पांचवा और सॉरी 6 नंबर आपका जो फंक्शन है यह क्या है, अकाउंटिंग का गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 1.8 पे अभी हम हैं, यह आपका लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट को हम लोग अपने जो अकाउंटिंग बिजनेस में मेंटेन करते हैं ना, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, दैट मींस हमारे पर्टिकुलर ईयर में हमारे बिजनेस को कितने का प्रॉफिट हुआ है, हमारे बिजनेस में क्या प्रोग्रेस हुआ, इस चीज को सभी को हमें गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर करना पड़ता है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी को हमें बताना पड़ता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्शन करता है। देन आफ्टर इसके बाद जो 1.6 एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 1.8 पे है, वहां पर बुक कीपिंग के बारे में आपको लिखा हुआ है। मैं जब कवर कर रहा हूँ पूरा सिलेबस तो ऐसा नहीं कि ये बहुत बहुत बेसिक चीज है जो कि आप लोग क्लास 11 के इंट्रोडक्टरी क्लासेस में ये सब चीजें पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी मैं इसको भी कवर करते हुए चल रहा हूँ। और हमारा टारगेट है कि आने वाले मतलब अगस्त महीने के विदिन अगस्त मंथ हम लोग पूरा ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों के रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए, आप चाहे क्लास लिए हो, कहीं भी क्लास लिए हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आप कहीं भी बैठ रहे हो, ये आपको पूरे इंडिया में क्लासेस अवेलेबल कराया जाएगा, जो क्लास अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब जब आपके एग्जाम्स के कुछ दिन बाकी हो, 15 दिन बाकी हो, 20 दिन बाकी हो, पहले भी इससे रिवीजन करके अपना पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, खुद से भी आप पढ़ाई कर सकते हो इसमें। चलिए तो हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एक क्या होता है, एक्टिविटी होता है जहां पर हम बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसको इनिशियल जो फर्स्ट स्टेज होता है हमारा, वहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपने रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में। देन आफ्टर आपका यहाँ पर बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये पेज नंबर 1.9 में आपको दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, जो भी हम अपने बिजनेस में स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़े जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद अ कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर टू शो इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट टू द बिजनेस। और इससे हम क्या करते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस का फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में पता करते हैं। और वहीं पे पेज नंबर 1.9 पे ही आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए हो सकता है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम से एक बार में क्लियर करना है तो आपको सीए रवि अग्रवाल सर का एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए पहले। वहां पर आपको कैसे गाइडेंस, टाइमिंग मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर कब क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर्स पे कितना टाइम देना है, ये सभी कुछ उनके द्वारा पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी बात कि आपको ये जो प्रीमियम जो भी आप क्लासेस देख रहे हो, इसके प्रीमियम वर्जन्स भी हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लास, अपना प्रॉपर कोर्स भी ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी बात, आपका जो यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का आपका डिफरेंस है, मैंने आपको बोला कि जब भी चैप्टर मैं फिनिश कर रहा हूँ, एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, मॉड्यूल 1 पे अभी हम लोग हैं, तो मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है वो सारी मैं क्वेश्चंस आपको एक बार बता दूंगा। और अभी भी मैं बोलते चलता हूं कि जो क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब किसी भी छोटे चीज को भी इग्नोर नहीं करके जा सकते हो। यहाँ पर हर चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको आप प्रॉपर तरीके से दिमाग में रख के जाएंगे। यानी कि कुछ चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस दिया, 6 डिफरेंस है, हम लोग 4-5 डिफरेंस इसमें से पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए पहला जो बोला है, बुक कीपिंग इट इज द प्रोसेस रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, जो बुक कीपिंग में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम समराइज करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को अपने मेन बुक ऑफ अकाउंट्स में। देन आफ्टर आपका जो बुक कीपिंग होता है यह अकाउंटिंग के लिए बेस होता है। जो हम बिजनेस के अपनी अकाउंटिंग तैयार करते हैं उसके लिए बेस होता है बुक कीपिंग, लेकिन जो अकाउंटिंग होता है ये बिजनेस का लैंग्वेज होता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस।
तीसरा जो डिफरेंस आपको बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हुआ, बैलेंस शीट हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ, ये सब अकाउंटिंग का हिस्सा होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, यानी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सभी कुछ बुक कीपिंग के हेल्प से हम प्रिपेयर कर पाते हैं। फिर देखिए आपका जो नेक्स्ट है, ये बुक कीपिंग ये बुक कीपिंग नो, देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का अपना कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का सब फील्ड होता है। और मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग का सब फील्ड क्या होता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हमारा डिफरेंस में लिखा है, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं और आपको ये लर्न करना भी चाहिए। अब आप लोग समय नहीं बर्बाद करते हुए पेज नंबर 1.10 पे आ जाइए, ठीक है। आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.10 पे आ जाइए। चलिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, सॉरी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर है हमारा है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका पहला सब एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और इसको जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उन तक हम पहुंचाते हैं। अभी मैं बताने वाला हूं थोड़े समय में कि फाइनेंशियल यूजर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं, उन तक हम ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दूसरा आपका सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, यह मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें हम जो भी बिजनेस का इंटरनल रिपोर्टिंग होता है या बिजनेस मैनेजर्स तक इसमें पहुंचाया जाता है और इसमें हम अपने बिजनेस की प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा which is the part of the management accounting and it is important for the management of the company, उन तक ये बात पहुंचाया जाता है, उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये किया जाता है। देन आफ्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेयर हम ये बात पता करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कि हमारे बिजनेस में कॉस्टिंग, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पर कॉस्टिंग कितना हमारा लग रहा है, कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के हिस्सा बनती है। कौन सा प्रोजेक्ट में हमारी कम कॉस्टिंग आएगी, कौन से प्रोजेक्ट में हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग से पता कर पाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका जो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि वह जो भी बिजनेस का करेक्ट इंफॉर्मेशन है वही उसके बुक में शो किया जाए, जिससे हमारी सोसाइटी भी इससे बेनिफिटेड हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोवाइड। मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको सुना देता हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला। इट इज द एबिलिटी टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट regarding the established social cost and social benefit generated due to the business। मतलब इस बिजनेस से क्या सोसाइटी बेनिफिटेड हो रहा है, सोसाइटी के लिए क्या कैसा तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज ये बिजनेस प्रिपेयर कर रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल एक है इसका मैं रिलेटेड, अगर मान लो इफ अ प्रोडक्ट इज फाउंड डिफेक्टिव और हार्मफुल टू द यूजर्स then it may be adversely affect the image of the company, या कंपनी के इमेज को खराब करेगा। वैसे ही अगर कोई बिजनेस है और वह क्या करता है, इट इज इफ अ फैक्ट्री सेटअप इन योर लोकेलिटी, अगर आपके लोकेलिटी में कोई फैक्ट्री बैठता है, नया कोई फैक्ट्री सेटअप होता है, इट विल बेनिफिट द सोसाइटी बाय वे ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इन योर पर्टिकुलर एरिया। तो यह कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं एंड रिपोर्ट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनीज इन द ह्यूमन रिसोर्स। आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है और इसको अकाउंटिंग में अभी प्रैक्टिस में इसको नहीं शो किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 1.10 पे लिखा हुआ है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं, दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स में कंपनी के एम्प्लॉइज आते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट आता है, कंपनी का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है वह अकाउंटिंग यूजर्स इंटरनल अकाउंटिंग यूजर्स होता है। नेक्स्ट जो आपका एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग कौन कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स जो पहले से ही बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए, अपने मनी इन्वेस्ट करके बैठे हुए। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो यह सोच रहे हैं कि हमें इस पार्टिकुलर बिजनेस में शेयर्स परचेज करना है, डिवेंचर्स परचेज करना है, किसी पार्टिकुलर कंपनी में हमें मनी इन्वेस्ट करना है, तो वे सब लोग पोटेंशियल यूजर्स बोले जाते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोले जाते हैं। क्रेडिटर आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, सप्लायर एक्सटर्नल यूजर्स होता है, गवर्नमेंट होता है, कस्टमर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, पब्लिक होती है। ये सभी लोग आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को इसको एक बार रिट डाउन आप लोगों को कर लेना है। पेज नंबर 1.10 पे पॉइंट नंबर 1.9 पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखा है, ये आपको एक बार रिट डाउन करना है। देन आफ्टर अभी हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ये पॉइंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पॉइंट क्या आपका? रिलेशंस ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स, मतलब अकाउंटिंग का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का अलग सब्जेक्ट्स के अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वहां पर ये चीजें काफी बड़े बड़े करके लिखी गई है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बहुत अच्छे जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है उनको मैं बोलते हुए निकल रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा अगर सिर्फ, तो आप अपने एग्जाम्स में इसको अच्छे से बना के लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो। जैसे हम लोग अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स के बीच क्या रिलेशनशिप है मैं बताने वाला हूं। मैंने बताया कि अकाउंटिंग का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, यही पॉइंट अभी हम डील करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट आपका आया, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक जो थ्योरीज होता है हेल्प टू डेवलप द डिसीजन मेकिंग टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग थ्योरीज हेल्प टू डेवलप द अकाउंटिंग थ्योरीज हमें डिसीजन मेकिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या इन दोनों के बीच रिश्ते हैं? अकाउंटिंग थ्योरीज हमें डिसीजन मेकिंग टूल्स प्रोवाइड करता है, जिस टूल्स का यूज हम लोग अकाउंटिंग करने में करते हैं। कैसे? अकाउंटेंसी गेट्स द आइडिया अबाउट इनकम, वैल्यू। अब जो इनकम शब्द आप पढ़ रहे हो, इनकम वर्ड पढ़ रहे हो, वैल्यू वर्ड पढ़ रहे हो, कैपिटल मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड इकोनॉमिक्स से डिराइव किए गए वर्ड है जो कि अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। इनकम वर्ड हम लोग अकाउंटिंग में यही तो फाइंड करते हैं, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा इनकम हुआ। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं, मैं इस चीज को बोल देता हूं, अकाउंटिंग गेट्स द आइडिया about income, value, capital maintenance, etc. from the economics and applies the same in accounting for the operation of the business. तो ये सारी चीजों को हम इकोनॉमिक्स से डिराइव करते हैं। इनकम को, जो हमारा ये कैपिटल मेंटेनेंस है, वैल्यू वर्ड है, ये सब डिराइव करते हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन इसको यूज करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में ताकि हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को सही तरीके से मेंटेन कर सकें। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज साइंस। इकोनॉमिक्स को साइंस माना जाता है ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग फॉर द यूजर ऑफ स्कार्स रिसोर्स एफिशिएंटली टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अकाउंटिंग प्रोवाइड। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जब आप लोग एकदम पहली बार फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उस समय आप लोगों को बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है और हमारे पास हमारे अर्थ पे पूरा स्कार्स रिसोर्स अवेलेबल है जिसको हम यूज करके अपने फाइनेंस, अपने इकोनॉमिक नीड को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा व्हिच इज रेलेवेंट फॉर टेकिंग सच डिसीजंस। लेकिन जो डिसीजन हम लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ये लेते हैं कि हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्स है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है और हमारी डिमांड ज्यादा है, तो स्कार्स रिसोर्स से हम अपने सारे इकोनॉमिक वांट को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं और अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे हम अपना इनकम पता करते हैं, इनकम के हिसाब से हम अपने खर्चे सेट करते हैं,
तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा है अकाउंटेंट यूजेस वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस एक्सपेंसेस को एनालाइज करने का, इनकम को एनालाइज करने का, बजट प्रिपेयर करने का एक्सेट्रा। whereas economics on the other hand is related with the interpreting the financial pattern for understanding the economic behavior। इकोनॉमिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिक हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैटर्न को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ये आपका अकाउंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये रिलेशंस यहाँ पर लिखे गए थे। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी ये बातें सारी जो मैंने बोला ये सभी कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशन है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग रिलेशन पढ़ने वाला है, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द टिपिकल वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स किस चीज के ऊपर डील करता है, टिपिकल वैल्यू, बिहेवियर, ट्रेंड ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड द डिग्री ऑफ डेविएशन ओवर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सब इंफॉर्मेशन हमें बताता है आपका स्टैटिस्टिक्स। While accounting focus on accuracy in recording the financial transactions, और अकाउंटेंसी का फोकस होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ताकि हम अपने फाइनेंशियल कंपनी के या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम डिराइव कर सके। अगला जो हमारा पॉइंट है वह अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स के बीच रिलेशनशिप है। अकाउंटिंग के लिए हमें क्या होता है, फॉर अकाउंटिंग, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स। आप लोगों को जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है ना, तो कई सारे बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि हम लोग मैथ्स जो पढ़ रहे हैं इसका क्या हमारे लाइफ में यूज आने वाला है। बहुत भयंकर यूज होता है आपके लाइफ में मैथमेटिक्स का, और आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। देखिए यहाँ पर फॉर अकाउंटिंग इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ अलजेब्रा, अरिथमेटिक, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लीज, रेंटल, डेप्रिसिएशन, टैक्स ड्यू, पेनल्टीज एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो आपको अभी या तो आप अभी भी पढ़ रहे हो या आपको आने वाले टाइम पे पढ़ने को मिलेगा, ये सभी आपका विदाउट मैथमेटिक्स आप ये नहीं कर सकते हो। इसलिए मैथ्स भी आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया जाता है। अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, आपने क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज दी जाती है। देन आफ्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको हम अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, analyst uses the various presentation tools such as मैट्रिक्स जो आप लोग मैथ्स के चैप्टर पढ़ते हो, आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी है। वहां पर आपका चार्ट्स एंड हेंस इट बिकम्स द एसेंशियल टू हैव नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हमें ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी हम अपने कई बार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने में हमें ये हेल्प प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर ये मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे हो, मैथ्स का भी मैं रिवीजन आपको देने वाला हूँ। वैसे ही 25 आवर्स टू 30 आवर्स के क्लासेस आपको पूरे सिलेबस कवर किए जाएंगे। देन आफ्टर अकाउंटिंग एंड लॉ, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग और लॉ के बीच क्या रिलेशंस है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आर गवर्न्ड बाय द सेवरल एक्ट सच एज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक्सेट्रा, लेबर लॉ। ये सब चीजें आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो जितने भी फाइनेंशियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वह सभी किसी ना किसी इंडिया के पार्टिकुलर किसी एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है। और फिर बोला दिस लॉ नीड टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बीइंग पेनलाइज्ड ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस। और ये लॉ को सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर ये एक्ट के कंप्लायंसेस को अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं फुलफिल करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी लगेगा, ठीक है। देयर कैन नॉट बी इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, ये पॉइंट आपको नहीं करना है, छटाओ इसको। फिर देन आफ्टर अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के बीच क्या रिलेशंस है, मैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ अकाउंटिंग के रिलेशंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। देन आफ्टर मैं अभी आपको लास्ट पॉइंट जो है अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के बीच क्या रिलेशन है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अकाउंटिंग और मैनेजमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा। अब बताओ मेरे को, कंपनीज में जो भी डायरेक्टर होते हैं या कंपनी का अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उसका जो सोल ओनर होता है, ये लोग कैसे डिसीजन लेते हैं? इनका जो इच्छा ख्यालों में आएगा डिसीजन ले लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये अपने फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है इनके पास, अपने बिजनेस से रिगार्डिंग इनके पास जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इनको जो पता है, उसी के बेसिस पे फ्यूचर का डिसीजन ये लोग ले सकते हैं। आप भी अपने लाइफ में ऐसे ही करते हो कि आपके पास जितना मनी रहता है उतना ही अपना आप एक्सपेंस का बजट तैयार करते हो। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग डेटा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डेटा प्रोवाइड करता है, उसी के बेसिस पे कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। अकाउंटेंट आर दस रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द डेटा इन द
डेटा इट एन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल मैनर। इसलिए अकाउंटेंट को डेटा ऐसे प्रिपेयर करने बोला जाता है ताकि मैनेजमेंट के यूजर्स भी इसको इजीली समझ सके। ठीक है, फिर विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट इज एबल टू एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इससे मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकता है। बिजनेस के जो मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, जो फ्यूचर का बिजनेस का फोरकास्टिंग भी कर सकता है इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। सो ये मैनेजमेंट का और अकाउंटिंग के पीछे बहुत इंफॉर्मेशन है। देन आफ्टर कंपनी अपना बजट भी अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पे, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग बजट होता है, परचेज बजट होता है, ये सब बजट भी अपने अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पे ही मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि कैसे हमें बजट प्रिपेयर करना है। तो ये इन सब्जेक्ट्स के बीच रिलेशन था। अब हम लोगों को आपको ये भी बात पता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी की लिमिटेशंस है। वैसे हमारे अकाउंटिंग में भी लिमिटेशंस पाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि अकाउंटिंग में क्या क्या लिमिटेशंस होता है। आपका एक पॉइंट है यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 1.14 पे, मॉड्यूल 1 के 1.14 पे आपको ये मिल जाएगा। आप आ जाओ मॉड्यूल 1 के पॉइंट नंबर 1.14 पे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताया जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है। वेरियस क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। यहाँ पर क्या है ना कि अकाउंटिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है, ठीक है ना, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। सच एज एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल्स, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, इन सब चीजों की अकाउंटिंग नहीं होती है। हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो किसी पीपल का एक्सपर्टीज है, वह जैसे वह अकाउंटिंग तो कर रहा है, कंपनी के लिए मैनेजिंग तो कर रहा है, डायरेक्टिंग तो कर रहा है, बट उसके उस फील्ड में काफी एक्सपर्टीज है जिसका अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं होता है। इन सब चीजों का अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट्स लॉयल्टीज को थोड़े ना मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो कैसे उसकी अकाउंटिंग हो सकती है। ठीक है, ऑल्दो responsible of success of business they are, and although responsible for the success of the business and they are not measurable in terms of the money। कितनी दुख की बात है ना हमारे लिए कि अकाउंटिंग में, मतलब ये जो किसी मैनेजमेंट पर्सनल्स का बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, देन आफ्टर जो एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, इनकी लॉयल्टीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ, सर्विस प्रोविजंस के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी इनके इस हमारे बिजनेस के जो कि हमारे बिजनेस के प्रोग्रेस के, हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, लेकिन फिर भी उसको हम अकाउंटिंग में मॉनेटरी टर्म्स में नहीं शो कर सकते हैं, कितना भी हो जाए। तो ये लिमिटेशन है एक अकाउंटिंग का, एक तरह से कि इतना एक्सपर्ट चीजों को हम अकाउंटिंग में नहीं शो कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एजम्पशन एंड एस्टिमेशंस व्हिच मे नॉट होल्ड गुड इफ कंडीशंस चेंज इन फ्यूचर इन एन अनप्रेडिक्टेबल मैनर। जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारे पूरे देश में अभी कोरोना का कहर चल रहा है, पूरा देश का सभी बिजनेस एंटरप्राइजेज इसके वजह से अफेक्टेड हुए हैं, चाहे वो बड़े बिजनेस एंटरप्राइज हो या छोटे। तो हम क्या करते हैं ना कि अपने अकाउंटिंग के बेसिस पे ही हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हैं, अकाउंटिंग के बेसिस पे ही तो हम अपने बिजनेस का फ्यूचर फोरकास्ट कर पाते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन वर्स्ट हो जाने की वजह से हमारा जो हम लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो एजम्पशन और एस्टिमेशंस लेके चलते हैं, वह कई बार हमारा एस्टिमेशन और एजम्पशंस गलत हो जाता है, जैसा कि अभी गलत हो रखा है सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब आप सीए इंटरमीडिएट में जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में पढ़ेंगे तो वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया जाएगा। और वैसे अभी आपका फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है पढ़ने के लिए, तो मैं उसमें भी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताऊंगा कि पैसे का आज और पैसे का एक साल के बाद क्या वैल्यू हो सकता है, कितना चेंज हो सकता है, लेकिन उसको अकाउंटिंग में इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का लिमिटेशंस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट फॉर वेरियस एस्टिमेट। ये क्या होता है ना कि अकाउंटिंग कई बार जो अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस करके तैयार किया जाता है, एंड हेंस मे प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कई बार ये टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन ये रिजल्ट वेरी भी कर सकता है। तो ये भी अकाउंटिंग का एक आपका लिमिटेशंस है। उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी।
आप लोग जो सीए बनने वाले हैं, मेरे प्रोस्पेक्टिव बच्चों, आप लोग जो सीए बनने वाले हो फ्यूचर में, तो आप फ्यूचर में सीए बन के हमारे इस सोसाइटी को, हमारे समाज को कैसे सर्व करोगे, एरिया ऑफ सर्विस आपका कहाँ पे होगा, क्या क्या आप काम कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग अभी पढ़ लो, थोड़ा नॉलेज ले लो कि आगे चल के आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, इसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी अब हम लोग पढ़ रहे हैं। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी में पहला जो पॉइंट है आपका, एरिया ऑफ सर्विस इनका क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग प्रोफेशन हमारे सोसाइटी को कई तरीके से सर्व करता है। तो इसमें पहला जो फर्स्ट तरीका है इनका, एरिया ऑफ सर्विस, मतलब जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका एरिया ऑफ सर्विस क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का इंडस्ट्री में भी अच्छा रोल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो हमारे कंट्री के फिस्कल पॉलिसी है इसके फ्रेमवर्क में भी काम करते हैं, और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, हमारे कंट्री के इकोनॉमी में भी इनका बहुत ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे जो पहला पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि मैं इंपॉर्टेंट चीजों को बोलते चलूंगा, मैं एक बार लास्ट में फिर से बोल दूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसमें रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, जिसमें पहला उनका एरिया ऑफ सर्विस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और वेरियस अदर स्टेटमेंट ये प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारे अकाउंटिंग यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा पॉइंट है इनका एरिया ऑफ सर्विस होता है टैक्सेशन। अकाउंटेंट क्या करते हैं, हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का या किसी इंडिविजुअल का जो टैक्स लाइबिलिटी होता है उसको कैलकुलेट करने में अकाउंटेंट हमें हेल्प करते हैं। एंड आल्सो दे आल्सो असिस्ट इन द मेकिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लान भी प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। एनालिसिस भी तीसरा इनका जो पॉइंट एरिया ऑफ सर्विस का एनालिसिस है। अकाउंटिंग डेटा ऑफ वेरियस years each compared and thus performance of the business can be monitored by the accountant also। हमारे जो अकाउंटिंग डेटा है, हमारे जो बुक ऑफ अकाउंट से अलग अलग डिफरेंट ईयर का एनालाइज करने का काम, या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ही इंडस्ट्री में एंगेज हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारे कंपटीटर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करने का काम जो होता है यह अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है, और यह उससे डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिलता है। देन आफ्टर स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि एक लिमिटेड कंपनीज लोगों के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट करना बहुत ही क्या कंपलसरी होता है, और विच इज डन बाय ओनली बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द फर्म्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वह लिमिटेड कंपनी लोगों को करना एकदम कंपलसरी है, और यह सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर इनका नेक्स्ट सर्विस एरिया इंटरनल ऑडिटिंग का होता है, जो मैनेजमेंट ऑडिटर भी ये कहे जाते हैं। देन आफ्टर इनका मैनेजमेंट का, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, इसमें कंसल्टेंसी में भी इनका रोल प्ले होता है, ये फाइनेंशियल डेटा तैयार करने में। देन आफ्टर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में भी ये वर्क करते हैं। लाइक वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द डिसीजन मेकिंग requires financial data, hence accountant may play advisory role in the decision making of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में भी ये रोल प्ले करते हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अकाउंटेंट आर बिलीव टू बी द फाइनेंशियल लिटरेचर पर्सन। फाइनेंशियल लिटरेचर मतलब जो फाइनेंस की भाषा होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आता है अच्छे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आता है, और ये लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। एंड दे हैव एक्सपर्टीज नॉलेज एंड सो दे कैन गिव द एडवाइस इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस के फील्ड में हो, या बिजनेस एक्सपेंशन स्कीम हो, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर कोई एडवाइस हो, सेल्स ऑफ बिजनेस का, टैक्सेशन रिलीफ का, टैक्स कैसे हमें कम करना है, ये सब चीज़ों की सारी एडवाइस जो ये टैक्स की कैसे प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट कर सकते हैं। दे एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस।
देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वर्क इज ऑल्सो, इनका इन्वेस्टिगेशन एरिया भी सर्विस एरिया होता है अकाउंटेंट का। कैसे, किस चीज का इन्वेस्टिगेशन एरिया? देखिए यहाँ पर अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट इनटू वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स है जिसमें अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपके ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे अगर आप आएंगे तो आपका इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे 1.16 पेज पे 1.15 पे बिगिन है, 1.16 पेज पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। वहां पर लिखा है वेरिएशन इन द प्रॉफिट फिगर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसको इन्वेस्टिगेट करना कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का इन्वेस्टिगेशन करना इस ईयर के साथ। कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और द सर्विस रेंडर्ड, जो कोई प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी कॉस्टिंग क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करना। फ्रॉड को डिटेक्ट करना, फ्रॉड को कैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करना एंड रेमेडियल एक्शन रिक्वायर्ड टू लोअर द इंपैक्ट ऑफ सच फ्रॉड। और इस फ्रॉड की वजह से जो हमारे बिजनेस पे फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाले हैं उसको कैसे हम डिटेक्ट करके कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन वर्क इज आल्सो डन बाय द अकाउंटेंट। एंड वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, अदर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना, बिजनेस को कितने में सेल करना है, कौन सा बिजनेस परचेज करने के लिए सही सुटेबल है या नहीं है, इन सब चीजों का भी वर्क ये अकाउंटेंट करते हैं। देन आफ्टर इनका जो अलग जो रोल इन द सोसाइटी नेक्स्ट है अदर सर्विसेज। इनकी कुछ अदर सर्विसेज भी है जो अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर्स के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जैसे शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क हो गया, सेक्रेटरियल वर्क हो गया, कंपनी फॉर्मेशन का वर्क हो गया, फिर उसके बाद से आपका लिक्विडेशन वर्क, रिसीवरशिप वर्क, ये सब आर्बिट्रेशन वर्क, शेयर्स ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन वर्क, फिर उसके बाद लिक्विडेशन का वर्क, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क, ये सारे अदर सर्विसेज इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का इंडस्ट्री में क्या रोल है ये आपको भी बताया जा रहा है। They act as the financial advisor or the management advisor for planning of the future activities of the company। कंपनी के फ्यूचर एक्टिविटीज को प्लान कैसे करना है, कंपनी कैसे अपने ग्रोथ को पॉसिबल कर सकता है, इसके लिए भी एडवाइस ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं। दे परफॉर्म द वेरियस बिजनेस फंक्शंस सच एज सेटिंग ऑफ द बजट, कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग बजट होता है, परचेज बजट होता है, उसके बाद से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करना, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट लिंक्ड बोनस ऑफ द एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में भी इनका रोल प्ले होता है इससे रिगार्डिंग। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सेक्टर में भी वर्क करते हैं। पब्लिक सेक्टर में इनका जो वर्क है दैट इज वेरी, यहाँ पर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ये बोथ इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैव बिकम अ स्पेशल फीचर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी and preparation of report of the public corporation to know whether the expenditure by several departments exceed the budget sanctioned to them। मतलब जो ये पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अपने जो बजट के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस किया है या नहीं किया है, फिर उसका जो बजट से एक्सेस एक्सपेंडिचर अगर किया है तो कितना किया, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, ये सब भी अकाउंटेंट लोगों की काम होती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली, challenges faced by them if they making the public sector accounting। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग करते हैं बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है उन लोगों के लिए। फिर उसके बाद से हमारे कंट्री में पॉलिसी सेटिंग करने का, फ्रेमिंग पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका योगदान होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो ये सारी चीज़ें आपका पूरा इनका फंक्शंस, एरिया ऑफ फंक्शंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ये आप लोगों को बता दिया गया है। और अब बारी होती है, ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था आपका, मैंने खत्म कर दिया है। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 1 आपका कंप्लीट हुआ अभी तक, अभी यूनिट 2 हम लोग बिगिन करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 2 हम लोग अभी बिगिन करेंगे, जिसमें आपको आगे की सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अभी हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का अभी यूनिट 1 पढ़े हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, मैं एक बार उन सारे क्वेश्चंस को एक बार लास्टली बोल दे रहा हूं जो आप लोगों को काफी केयरफुली पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपको डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये आपको पढ़ना चाहिए, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी आपको पढ़ना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको। देन आफ्टर आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट जो है रिलेशनशिप ऑफ द अकाउंटेंसी विद द अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट, इनका क्या रिलेशन है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से काफ़ी पढ़ लेंगे। और अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो यूनिट 2 है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे।
अगले क्लास में जब हम मिलेंगे आप लोगों से तो उस क्लास में मैं यूनिट 2 आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, यूनिट 3 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर मतलब हमारा अगला जो मीट है इसमें हम लोग करीब करीब अपना जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाली पार्ट है उसका करीब करीब 4 यूनिट तक कंप्लीट करना हमारा टारगेट होगा। ओके, तो आज यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।